तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है, समझने में भी आसान है और करने में भी मज़ा आएगा और इसके जो आगे एप्लीकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो क्रिटिकल एंगल होता है, क्या एंगल होता है, कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन में ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए। तो टॉपिक पहले से लिखा हुआ है क्रिटिकल एंगल। एक्चुअल में क्रिटिकल एंगल होता क्या है? क्रिटिकल एंगल आप सब जानते हैं, जैसे ये हमारा मीडियम हो गया, ये हमारा एक रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। ये बातें अब तक इतनी बार हो चुकी हैं कि अब आपको इसमें समझना कुछ नहीं है, बस सुनते जाना है और दिमाग में अपने चीज़ों को जमा करते जाना है। ठीक है, ये डेंसर मीडियम है, इसको मान लेते हैं कि ये वाटर है या फिर ग्लास है, कुछ भी हो सकता है। ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई और ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये मामला क्या था, जब हमारी लाइट रे रेयरर से डेंसर में आती है तो क्या होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल हमारा रिफ्रैक्शन होता है। और जस्ट इसका जब रिवर्स होता है, यानी जब रेयरर डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जो ये क्रिटिकल एंगल है ये टोटली बेस्ड है इस बात पर कि हमारी रे जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में आ रही है तो क्या हो रहा है। ठीक है, रेयरर से डेंसर में आ रही है, क्रिटिकल एंगल में इससे कोई लेना देना नहीं है। डेंसर से रेयरर में आना, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि लाइट रे हम इसमें जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ये हमारा एक अलग ही टॉपिक बन गया है। तो डेंसर से रेयरर का हम केस लेते हैं तो हम सब जानते हैं, जब डेंसर से रेयरर में हमारी लाइट रे आती है, इसको हम मान लेते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। हम लोग जो है क्या करेंगे, डेंसर से रेयरर, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये हमारा मीडियम रेयरर है, इसका हम मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और ये हमारा डेंसर मीडियम हो गया μ2। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है, डेंसर से रेयरर में जा रही है। आप सब जानते हैं, ये चीज़ें रट चुकी हैं आपको कि जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये लीजिए साहब, ये हो गई बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हमारा हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सबको पता है ये बात। ठीक है, इसमें कौन सी नई बात है, नई बात आगे आने वाली है। अब क्या करते हैं हम, अब मान लीजिए हम ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे नहीं है, ये है नॉर्मल से बना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्या है, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा कर देते हैं तो क्या होगा, अलग फिगर बना के समझते हैं इसको हम, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा बड़ा हो जाएगा तो क्या केस बनेगा। मान ले कि हमने अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा कर दिया, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो क्या होगा, लाइट और ज़्यादा बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, यानी और ज़्यादा हमको बड़ा यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा। और ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस करेंगे और ज़्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जिसमें ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका मैक्सिमम हो जाएगा। क्या मतलब, एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि यहाँ पर समझते हैं कि मान ले ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो रहा है, वो मैक्सिमम हो जा रहा है, यानी वो हो जा रहा है 90 डिग्री। यानी इसका मतलब जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो इस लाइन के अलोंग शुरू हो गया, यानी ये एंगल हमारा क्या बन गया, 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो उस केस में जब ये लाइन जो है वो 90 डिग्री एंगल पर जा रही है पैरेलल टू द इंटरफेस, यानी रेयरर्स और डेंसर मीडियम का जो इंटरफेस है, जो कनेक्टिंग लाइन है, उसके अलोंग जब हमारी रिफ्रैक्टेड रे जा रही है तो हम इसको कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग मतलब बिल्कुल रगड़ता हुआ इमर्जेंस जो लाइट हमारी रिफ्लेक्टेड बाहर निकल रही है वो रगड़ती हुई जा रही है इस इंटरफेस पर। तो उस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है
वो बराबर हो जाता है क्रिटिकल एंगल के, या कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है हमारा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, बात समझ में आई? फिर से समझ लें। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो अलोंग द ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है, यानी बिल्कुल इस लाइन के अलोंग हो जाता है, यानी अपना मैक्सिमम हो जाता है। ठीक, दूसरे मीडियम में, सेम मीडियम में नहीं बल्कि रेयरर मीडियम में, डेंसर से रेयरर जाते टाइम रेयरर मीडियम में रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम पहुंच जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ठीक है, इसको हम अगर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, कौन सी भाषा इसके लिए इस्तेमाल की जाएगी, कौन से अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the angle of refraction becomes 90 degree. Angle of incidence at which the angle of refraction becomes 90 degree is called क्रिटिकल एंगल। यानी एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें ये बिल्कुल ग्रेजिंग इमर्जेंस हो जाएगा, उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, सी के, यानी क्रिटिकल एंगल के। ठीक है, बात आ गई समझ में कि उस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। ठीक, तो कंडीशन क्या है, ऐसी कंडीशन जिसमें कि हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री एंगल पर होने लगे। तो ये कहानी है हमारे क्रिटिकल एंगल की। अब ये ज़रूरी क्यों है, ये अभी आपको इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा कि अगर कोई रे 90 डिग्री पे निकल जा रही है तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या फ़ायदा इससे हासिल हो रहा है, क्या चीज़ इससे हासिल हो रही है। वो जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर हम करेंगे और प्रैक्टिकली भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। ठीक है, तो खैर ये कहानी हो गई हमारे क्रिटिकल एंगल की कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। अभी इतना हमारे लिए समझना ज़रूरी था। तो यहाँ पर ये बात आ गई सामने कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री हो जाए तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फ़ायदा है इसका, ऐसा करने से क्या हासिल होगा, या क्या चीज़ें हमको इससे आगे पता लग रही हैं, ये हम आगे जाके जब आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक में तो हम देखेंगे कि इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अगला जो टॉपिक आने वाला है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो फिलहाल हमारे लिए इतना समझना यहाँ पर काफ़ी था कि एंगल ऑफ ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल एंगल, कि हम क्रिटिकल एंगल मालूम कैसे कर सकते हैं। कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल है, कुछ चीज़ें नहीं मालूम, तो अब हमको मालूम करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस की क्या कंडीशन हो सकती है। जैसा कि हमने देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मालूम हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे आता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मालूम हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे पता लगता है बाय स्नेल्स लॉ। तो अब हम मालूम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल हम कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक, तो बनाते हैं एक डायग्राम जिसमें देखते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, और ये हमारा ये क्या है, ये हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है जिसको हमने नाम दिया है ग्रेजिंग इमर्जेंस का। ठीक हो गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की हैं। कुछ चीज़ें हमने जो मानी है μ1 ये क्या है हमारा रेयरर मीडियम, ये μ2 है हमारा डेंसर मीडियम। इतनी कहानी तो हमको अब तक समझ में आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा एंगल I बराबर C के हैं, यानी क्रिटिकल एंगल के हैं। अब वही पुराना अपना स्नेल्स लॉ, मैंने पहले भी कहा था कि स्नेल्स लॉ अगर हमने ठीक से समझ लिया तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें आगे भी जो है वो क्लियर होंगी, क्योंकि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट हमारे स्नेल्स लॉ पर बेस्ड थे। जैसे कि इससे पहले हमने देखा रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है, और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल कैसे निकाला जाता है। तो अगर स्नेल्स लॉ हमारा टॉपिक क्लियर नहीं है तो ये सब चीज़ें हमको अनजानी सी महसूस होंगी। ठीक है,
तो स्नेल्स लॉ में हमने समझा था, जल्दी जल्दी समझते हैं क्या समझा था, μ2 इंटू साइन आई, μ1 इंटू साइन आर, ये सबको मालूम होगा, ठीक है। μ2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन आर। बस इसकी वैल्यूज हमको यहाँ पर अब पुट करनी है और हमारे सामने कोई चीज़ नहीं निकल करके आ जाएगी। μ2 साइन आई हमारा क्रिटिकल एंगल है आई, क्योंकि यहाँ पर ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन सी इज इक्वल टू μ1, साइन आर की जगह क्या रखेंगे, साइन आर की जगह रखेंगे 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री, ठीक हो गया। फिर से चलते हैं, μ2 साइन सी इक्वल टू μ1 इंटू 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू सबको पता है 1 होती है। अब हमारे सामने क्या रिलेशन आ रहा है, साइन सी इज इक्वल टू μ1 अपॉन μ2। ये है क्रिटिकल एंगल को मालूम करने के लिए हमारा फॉर्मूला, कि अगर दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको मालूम है तो हम क्रिटिकल एंगल आसानी से मालूम कर सकते हैं, यानी कितने एंगल पर ग्रेजिंग इमरजेंस हो रहा है, कितने एंगल पर, ये एंगल कितना होगा। क्वेश्चन अगर वो पूछ ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान ले ये एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 है, और ये वाटर है, इसका 1.33 है, तो अब ये अगर पूछ ले कि इस केस में क्रिटिकल एंगल क्या होगा, जब दो मीडियम हमारे पास एयर और वाटर है, ठीक है, एक रेयर और डेंसर मीडियम है, और रिफ्रैक्शन हमारा हो रहा है, तो उस केस में ग्रेजिंग इमरजेंस की क्या कंडीशन होगी या क्रिटिकल एंगल हमारा कितना होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू पुट करके सी की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, जिससे हमें मालूम चल जाएगा कि ये कितने एंगल पर यहाँ इंसिडेंट रे आकर स्ट्राइक करेगी इंटरफेस पर, जिससे कि हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रेजिंग इमरजेंस या 90 डिग्री पर रिफ्रैक्शन होगा। तो यहाँ से हमको क्रिटिकल एंगल की वैल्यू मालूम चल जाएगी, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और, हम सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। साइन 0, 30, 45, 60 आप कुछ भी करें तो साइन 90 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और 1 से ज़्यादा साइन एंगल की वैल्यू नहीं होती, ठीक। तो क्या करें, इससे क्या हमको मालूम चलेगा, इससे मालूम चलेगा कि जो साइन सी की वैल्यू आएगी वो भी हमेशा 1 से कम ही होगी, ठीक है, 1 से कम ही होगी, 1 हो सकती है या 1 से कम ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये μ1 है और ये μ2 है, इन दोनों में μ1 की वैल्यू कम होगी और μ2 की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होने वाली है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं या μ1 की, तो μ1 एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, अपॉन वाटर का हमने माना 1.33, तो वैल्यू हमारी लेस देन 1 आ रही है, ठीक है, लेस देन 1 आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो क्रिटिकल एंगल आएगा वो हमेशा 90 डिग्री से कम ही आएगा, चाहे जितना हम मैक्सिमम यहाँ पर ले जाएं इसको, तो ये जो एंगल होगा ये अब भी 90 डिग्री से कम ही होगा। क्यों, अगर नहीं 90 डिग्री हो गया तो रे तो हमारी बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, उससे हमारा कोई मतलब नहीं रिफ्रैक्शन का, ठीक है। खैर, यहाँ पर हमको ये बात मालूम चली कि अगर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मौजूद है दोनों के दोनों मीडियम्स का, तो हमको यहाँ पर मालूम चल जाएगा कि क्रिटिकल एंगल कितना है, ठीक है। तो इतना ही टॉपिक है क्रिटिकल एंगल का। इस क्रिटिकल एंगल से एक स्टेप आगे एक और टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ेदार भी है, जिसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, TIR, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत मज़ेदार टॉपिक होने वाला है, तो इसको हम यहीं पर ब्रेक देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। बेहतर मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए मज़े से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।